वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से अली मोहम्मद खान साहब, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से बड़ी जो है वो ख़बरों में भी जो है वो मौजूद हैं, साथ ही साथ बड़ी तारीफ़ें उनकी हो रही हैं। उनके साथ जो पॉलिटिकल एजेंडा है पीटीआई का, उस पर तो बात होगी, साथ ही साथ ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट ऑन द सिचुएशन इन गज़ा, उस पर भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है। तो अली मोहम्मद खान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। अली भाई, ये बताइए कि बड़ा अच्छा लगा हमें गुज़िश्ता रोज़ जिस वक्त सियासी हरीफ होने के बावजूद आप मौलाना साहब के घर तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर आपने जो है वो उनकी जो सास साहिबा उनके अफसोस के लिए आप गए, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलें सियासतदानों में ये रवादारी रहनी चाहिए, बेशक आप एक दूसरे के सख्त मुखालिफ भी हों। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली बिकॉज आप तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल एक वो मीटिंग थी, बट सियासतदान जब मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं और उसके साथ साथ चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं कि आप लोग चाह रहे हैं, पीटीआई चाह रही है कि बाकी पॉलिटिकल जमातों के साथ जो है वो कंसेंसस बिल्ड किया जाए और ताकि चीज़ें आगे लेके चलें, और ये उसकी पहली कड़ी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हमारी दुआएं गज़ा के शहीदों के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और हम एक बदन का हिस्सा हैं। मुसलमान जहाँ भी तकलीफ होती है दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुँचती है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि आप एक बदन की तरह हैं। उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आपके सवाल की तरफ जी मैं आता हूँ। मौलाना साहब के साथ मुलाकात तो प्योरली नॉन पॉलिटिकल थी। ताज़ियत के लिए स्पीकर साहब कह रहे थे कि जाना चाहिए, फिर ज़ाहिर वो पॉलिटिकल कमेटी को वो हेड करते हैं और मैं चूंकि पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, दोनों हम कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, तो जब सियासी शख्सियात मिलती हैं तो उसको ज़रूर लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन ये वाली मुलाकात तो खैर ताज़ियत के लिए थी, और पहला ऐसा नहीं है, ये लोग भी कोई ऐसा कुछ हो तो इलाकाई सतह पे बात जो ताज़ियत वगैरह है वो होती है। मुझे आज भी याद पड़ता है कि 2017 में मेरे ख्याल में सेनेटर गफूर हैदरी साहब पे बलोचिस्तान में खुदकुश धमाका हुआ था, तो उनका अफसोस करने में गया था। ज़ाहिर अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी थी, लेकिन इज़हार एक ताज़ियत करने या एक जायती करने, अफसोस करने, हमदर्दी करने में गया था मौलवी साहब के पास, फजल रहमान साहब के पास। हालांकि सबसे ज़्यादा सख्त मुकाबला पूरी तरीके इंसाफ में मेरा ही होता है इनके साथ, क्योंकि 3 दफ़ा इन्हीं के एक बहुत अजीम शख्सियत हैं, हमारे इलाके के अच्छे वो दीनी रहनुमा हैं, लेकिन उनसे हमारा मुकाबला होता है और 3 दफ़ा अल्लाह ने हमें जीत दी है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं जीता हूँ, अल्लाह ने हमें जीत दी है, 2 दफ़ा मुझे और 1 दफ़ा हमारे खान साहब को। लेकिन हमारा उधर तरीका ये होता है कि इलेक्शन हो भी जाता है तो हम एक दूसरे की गमी खुशी में वहाँ जाते हैं। वो मेरे वाले साहब जब फौत हुए थे तो उनका नाम मौलाना कासिम साहब है, वो आए थे फातह खानी पे। उनके वालिद साहब मोहतरम बाबा जी बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, उनके फातह पे हम गए थे। ये वाली भी प्योरली नॉन पॉलिटिकल थी। वहां जाके हमने बड़ा शॉर्ट रखा, कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं की। ताज़ियत की, नमाज का वक्त हुआ, मौलवी साहब ने कहा नमाज पढ़ते हैं। हम इनकार ज़ाहिर ना करना चाहिए था, ना मुनासिब था कि अगर हम उनको कहते कि नहीं आपके साथ नमाज नहीं पढ़ते, तो नमाज पढ़ी। लेकिन अजीब ये जरूर लगा कि लोगों ने उसको कुछ और रंग देने की कोशिश की। हाँ, पॉलिटिकल कमेटी को स्पीकर साहब हेड करते हैं। मुस्तकबिल में अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग करनी हुई किसी भी जमात से, एक पॉइंट एजेंडे पे हम बात करेंगे, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और पहले से मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने किसी जमात से अलायंस करना है। कोई इलेक्शन अलायंस अभी तक ज़ेर गौर भी नहीं है। तो किसी भी जमात से अगर हमारी कोई इंटरेक्शन होती है, चाहे फ्यूचर में मौलाना साहब, क्योंकि ये तो नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन अगर पॉलिटिकल होती है तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे होगी मौलाना साहब के साथ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसी तरह पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, नून लीग का भी मुझे नहीं पता कि खान साहब की तरफ से क्या डायरेक्शन आती है। लेकिन इस सिलसिले में, पॉलिटिकल इंटरेक्शन के सिलसिले में, स्पीकर असद कैसर जो चेयरमैन हैं अपना, उसके पॉलिटिकल कमेटी के हेड हैं, उनकी एक मुलाकात शिरानी साहब से हुई थी। शिरानी साहब मत भूलिए कि फजल रहमान साहब के सख्त हरीफ हैं इस वक्त, और उन्होंने इमरान खान साहब के इलेक्शन में मर्दान में जो हुआ था हमारी सपोर्ट की थी। उनके साथ 1-2 मीटिंग्स हुई हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ मीटिंग हुई है इसी कमेटी की। अगर इजाजत दें, एक मीटिंग जो है सोलंकी साहब के साथ शफकत महमूद साहब की भी हुई है। कल आखिरी बात, कल इस कमेटी ने एक मीटिंग और की है, पॉलिटिकल कमेटी ने, और इस बात का अदा किया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिलसिले में अगले हफ्ते से पार्टीज के साथ एंगेज किया जाएगा। जो एक नुकता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन अलायंस नहीं, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात अभी नहीं है, सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि मेरी अपनी जाती राय ये है कि तहरीक इंसाफ को
कम से कम 2 जमातों के साथ तो इलेक्शन अलायंस कभी हम नहीं कर सकते, वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि ये 2 जमातें हुकूमतें करती रही हैं, पाकिस्तान को नुकसान अली जो पहुंचा है, भाई नेवर से नेवर, इस मुल्क की सियासत में ना नेवर से नेवर, मैंने तो यही देखिए सीखा वो है। फिर फ्यूचर, देखिए वो फ्यूचर की बात है। मैंने अपना आपको एक नुक्ता नजर दिया है कि इन बड़ी जमातों के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी अगर इलेक्शन अलायंस है वो तो इमरान खान साहब का जब हुक्म होगा उसके बाद होगा, फिलहाल ऐसी कोई चीज एजेंडे पे नहीं है। राइट, अगर पीएमएलक्यू के साथ हो सकता है तो मेरा ख्याल है फिर आगे जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है, और इस मुल्क में सियासत इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। परवेज इलाही साहब खड़े भी रहे ना, आप देख लें। नहीं वो तो अब खड़े रहे ना सर, वो तो अब खड़े रहे ना। माजी में याद करें क्या क्या अलकाबात से नवाजा जाता था, छोड़ें उसको। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम लिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब का जब नाम आता है ना तो एक सबके जहन में एक चीज़ आती है, बिकॉज वो मुख्तलिफ हलकों के बड़े करीब जो है वो समझे जाते हैं। क्या उन्होंने भी कोई रोल आपके लिए अदा कर रहे हैं? कोई बैकडोर, कोई बातचीत के दरवाजे कोई खोल रहे हैं या कोई कोशिश कर रहे हैं आपके लिए? दुरानी साहब की मीटिंग तो असद कैसर साहब से हुई थी, मेरी तो नहीं हुई। 2 दफा शायद वो मिले हैं। उसकी फिर रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है हमारी कोर कमेटी में कि मुलाकात हुई। अब वो क्या कोई उनका पैगाम लेके आए मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जाहिर है अगर मोहम्मद अली दुरानी साहब आए हैं तो उनके पास कोई मैंडेट जरूर होगा। लेकिन बात किस चीज, किस तरह से मैंडेट? बड़ा जिनकी मैं बात कर रही हूँ वहीं से मैंडेट? मुझे नहीं पता इसका कि वो कहाँ से मैंडेट लेके आए, लेकिन अगर वो आए हैं तो जाहिर है वो कोई जिम्मेदारी से ही आए होंगे, ऐसे तो नहीं कोई आ जाता। लेकिन हमारी तरफ से पॉइंट बड़ा क्लियर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। एक आजाद शफाफ इलेक्शन हो, उसके बाद जो भी हुकूमत बने वो आगे जो है मुल्क को जमहूरी तरीके से चलाए। इस सिलसिले में और एक और भी नुक्ता है, देखें जो फासले पैदा हुए हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर के बीच में, बार बार ये सवाल उठता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो आप बात कर रहे हैं वो पार्टीज ने तो नहीं देने, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देने हैं, या अगर कोई और इदारे जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो फिर इशारा पार्टीज के साथ क्या? ये तो जो दुरानी साहब की मीटिंग है, चलें वो समझ आती है, आप भी कह रहे हैं, आप कहना नहीं चाह रहे, लेकिन वो भी कहीं से मैंडेट लेके आए होंगे और कहाँ से आए होंगे ये हम सब जानते हैं। तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता? अच्छा चले, अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, बहुत सराहा जा रहा है आपको जब से आप ये मीटिंग करके आए हैं, और ये भी कहा जा रहा है जी पीटीआई ने बड़ी जो है वो बलूगत का जो है वो मुजाहरा किया है। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल था, स्पेशली वीज़ावी मौलाना साहब, कि हर जलसे में जलसा शुरू होता था डीजल डीजल डीजल, इस नहज तक नहीं जाना चाहिए कि फिर वापसी के रास्ते जो है ना वो बंद होते नजर आए? देखें दोनों तरफ से जिम्मेदारी होनी चाहिए, सारा ब्लेम आप खान साहब पर नहीं डाल सकते। मैं समझता हूं कि जो उनकी तरफ से भी जिस तरह के फितवाबाजी का सिलसिला माजी में चला, लेकिन चूंकि अभी ये मुलाकात तो खैर पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन दुआ हुई वहां, और तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई ऐसी बात सख्त तल्ख करनी चाहिए। लेकिन किसी को अगर आप यहूदी एजेंट कहें, इससे बड़ी तो कोई सख्त बात नहीं हो सकती ना। तो हमने भी चीजें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आपको सबसे बात करनी पड़ेगी मुस्तकबिल में। इसमें कोई मजायका नहीं है अगर सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करें। और किस चीज पे? देखें, आपने कहा कि क्यों पॉलिटिकल जमातों से बात की जाए। देखिए, पॉलिटिकल जमातों से इसलिए बात की जाए कि सब इस बात को इंश्योर करें, माजी में सब जो है डसे हुए हैं, सबको तकलीफ पहुंची है, ठीक है ना। 2014 में हम धांधली का बहुत बड़ा शिकवा करते रहे, 18 में ये लोग करते रहे, ठीक है ना जी। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सारे इस बात पे एक नुक्ते पे आए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम को फैसला करने दें, ताकि बीच की लड़ाई खत्म हो, और गैर जरूरी तौर पे जो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट डिस्कस होती है वो भी फिर डिस्कस होना बंद हो जाएगी अगर तमाम जमातें इस नुक्ते पे आ जाएं तो भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करो जिसके साथ अवाम है। अगर अवाम देखें, या तो फिर हम अपने आप को जमहूरी जमातें ना कहें, या फिर अवाम के फैसले को तस्लीम करें। अगर अवाम इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करती है तो फिर आपका गिला इमरान खान से तो नहीं बनता, फिर आपका गिला अवाम से बनता है। तो अगर अवाम से आपका गिला है तो फिर जमहूरियत की दुकान बंद कर देते हैं, लेकिन जमहूरियत से चलाना है तो फिर जमहूर के फैसले को मानना पड़ेगा। कहीं ये तो नहीं है जो आप ये, बिकॉज अगेन इलेक्शन फ्री फेयर कराना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हैविंग सेड दैट, जो आप ये सबके साथ जो है वो आप कह रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडा है, बाकियों के साथ भी आप जो है मुलाकात कर सकते हैं इस एजेंडा पे, कहीं ये तो नहीं है कि आपको लगता है कि इलेक्शन कहीं हो ही ना और आप वो कंसेंसस पैदा करना चाह रहे हैं कि सारे मिलकर जो है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह जो है वो एक्ट कर सके, प्रेशर डाल सके अगर इस नहज पे चीजें जाती हैं? मेरे ख्याल में पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन और इलेक्शन का ना होना ऑप्शन है ही नहीं, वो ऑप्शन है ही नहीं।
क्योंकि किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो इस दाग के साथ इस ओहदे से वो फारिग हों, घर जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक दिन हर आदमी चाहता है कि उसको इज्जत से याद किया जाए। ठीक है, कुछ अरसा डिले तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे जो हुआ है अभी तक, लेकिन ना होना तो फिर आप देख लें कि इतने अरसे बाद आज भी लोग जिया साहब को किस तरीके से याद करते हैं। ज़िया-उल-हक साहब ने मुल्क की खिदमत भी बड़ी की है, लेकिन उनको जिस नाम से याद किया जाता है वो यही है कि वो आए थे 90 दिनों में इलेक्शन कराने के लिए, उन्होंने वादा किया था, वो पे 11 साल लग गए। तो वो चीज आज भी उनका पीछा कर रही है ज़िया साहब की। तो मैं नहीं समझता कोई भी ये चाहेगा जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं कि उनको लोग इससे याद करें कि इलेक्शन नहीं करा सके। और एक और भी चीज आपको मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जरदारी साहब का ईरा अगर आपको याद हो, जब प्रेसिडेंट जरदारी थे और मिसाक जमहूरियत इन दोनों जमातों ने की थी, वो जितनी जमहूरियत उन्होंने मिसाक की थी वो आप देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने किया। लेकिन उस जमाने से जो कियानी साहब जब चीफ थे, तो मेरे ख्याल में जो एक डिलिबरेट एक एफर्ट की गई कि वो जो एक माजी का सिलसिला था वो बंद हो और आपकी एस्टैब्लिशमेंट सियासत से दूर हो, वो एक सोच मेरे ख्याल में उधर भी है, जिसकी वजह से आप देख लें कि वज़राए आज़म तो फारिग हुए हैं, लेकिन 5-5 साल एक वो टर्म पूरी हुई है। तो मेरे ख्याल में अब अगर इस बात पे ये सारी जमातें इस नुक्ते पे आ जाएं कि चाहे जितना भी कोई आपको एतराज हो, लेकिन कम से कम एक वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने दें, उसका सबसे बड़ा फायदा किसको है? उसका सबसे बड़ा फायदा भी उस वक्त की अपोजिशन को ही होता है कि अगर आप वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने दें, वो फिर जाके अवाम के सामने कोई बयानिया लेके नहीं जा सकता, उसको फिर परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी। अगर इस एक मैच्योर पॉइंट पे सारे यकजा हो जाएं, तो फिर थोड़ा सब्र से काम करना होगा। अगर हमें अवाम वोट नहीं करती तो हम अवाम के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें और दूसरे जिसको वोट दिया है उसको करने दें 5 साल। तो हाँ, आप नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो फिर किसी साइफर की पैदावार ना हो, कोई सिंध हाउस में लोगों की जमीरों के सौदे ना हो, फिर वो जेन्युइन हो। अच्छा, अली साहब ये बताइए कि फिर आपकी कल की एक्सपेक्टेशन क्या है? आपको लगता है कि इलेक्शन की जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, 28 की डेट देने जा रही है, वो होगी, या ये सब कुछ सब्जेक्ट टू नवाज शरीफ केसेस हैं कि जब वो ख़त्म होंगे तो फिर डेट आएगी, जिस तरह आम बात हो रही है आजकल, ज़बान ज़दे आम है इस वक्त, सदर भी कह चुके हैं? देखिए, शकूक शुबात तो पैदा हुए हैं। जिस तरह मियाँ साहब को एक वाहिद सराय की तरह वेलकम मिला है, मेरे ख्याल में कोई जमहूरी लीडर इस तरह का वेलकम पसंद नहीं करता, क्योंकि आर्जी थोड़े दिनों के लिए हुकूमत, अगर खुदा नखास्ता मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बार मियाँ साहब यूज हो चुके हैं, पता लग चुका है सबको, अगर आगे कौन सा वही उनकी सियासत होगी, वही टीम है जो शहबाज साहब के साथ टीम थी, वही टीम है जो शहबाज साहब को मियाँ साहब से वर्षे में मिली थी। मियाँ साहब की 1990 की टीम में आप मुझे बताएं मेन चेंजेस क्या है, वही होगा। लेकिन पॉइंट क्या है? देखिए, जमहूरी आदमी वो डेमोक्रेटिक वे से आता है। आपको चाहिए था आप जेल जाते सीधा और कहते कि भाई मैं कोई रिलीफ नहीं लूंगा, मैं जेल जाऊंगा, मैं फेस करूंगा, अदालत रिलीफ देगी, फिर लग रहा है कल 28 की अनाउंसमेंट होगी। कर लिया, कौन सा कोई क्या हो गया, मतलब जलसा आपने कर लिया, कौन सा कोई मैल्कम एक्स का जलसा था, क्या हो गया, कोई 20 लाख बंदा था, क्या था, हो गया जलसा खत्म। अली भाई, 28 की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स खराब किए हैं, फेयर इनफ। वो तो तारीख में आपके पास अदालत के लोग एयरपोर्ट आए हैं, आपको सरकारी लोगों ने एक सजायाफ्ता शख्सियत को सलूट्स किए हैं, क्या ये तारीख से आप मिटा पाएंगे? नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, वो आपकी बात सही है, क्या ये वोट को इज्जत देना है? आप क्या आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ और ये नुक्ता नज़र मेरा भी है और हम उठा भी चुके हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जब तक इनके केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, राह हमवार नहीं होती पार्लियामेंट में आने की वापस, तो इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे? हाँ या नाम इसका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, मेरे ख्याल में जा रहा है इंशाल्लाह। और मियां साहब के केसेस खत्म हो या ना हो, उसके बगैर भी जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक लिमिट तक खेल सकते हैं ना, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल चलिए अली भाई, लेट मी रीफ्रेज दिस। क्या आपको लगता है कि अगर 28 की आ गई ये डेट, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ के केसेस जो हैं खत्म हो जाएंगे? आई कांट प्रिडिक्ट, लेकिन जिस तरह हो रहा है मुझे लग रहा है कि बड़ी जल्दी में इंसाफ मिल रहा है बहुत तेजी से मिल रहा है। इतनी तेजी से तो महंगाई ऊपर नहीं जाती जितनी तेजी से मियां साहब को इंसाफ मिल रहा है। चलें, तो इसका मतलब मैं फिर हाँ ही इसको कंसिडर करती हूँ। ये बताइए कि इलेक्शन वक्त पे हो, आई प्रे फॉर पाकिस्तान, वी आल्सो होप, बिल्कुल वी आल्सो होप कि टाइम पे हो। ये बताइए कि इस वक्त जो अगेन बातें हो रही हैं, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई के केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, तो ये लग रहा है अगेन कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस से उनको जो है बाहर रखा जाएगा। उस हवाले से चेयरमैनशिप के हवाले से बड़ी बात हो रही है, बिकॉज पहले तो कहा था कि कुरैशी साहब जो हैं वो टेक ओवर करेंगे, कुरैशी साहब भी जो हैं वो जेल में हैं,
तो अलीमा साहिबा का नाम जो है गर्दिश कर रहा है, क्या इस तरह की कोई बातें हैं, कोई डिसीजन लेने की कुछ है? देखें अभी तक ऐसी बात तो कोर कमेटी में नहीं आई। खान साहब का फैसला है, देखते हैं, क्योंकि एक तरह से हंगामी हालात ही हैं। अगर नॉर्मल हालात होते तो फिर आप इस पे कोई और तरह की डिबेट करते, लेकिन चूंकि इस वक्त वो जेल में है तो जाहिर है चेयरमैन साहब इस वक्त फाइनल अथॉरिटी हैं, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। पहले तो हमारी उम्मीद है कि हमारे चेयरमैन साहब निकल आए और वो इलेक्शन को खुद लीड करें इंशाल्लाह, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ ना हो तो फिर फैसला तो चेयरमैन साहब ने खुद करना है। तो लेकिन ये कहीं कंसिडरेशन में है, अलीमा साहिबा का नाम कहीं कंसिडरेशन में है कि ये हो सकता है? देखिए अभी तक इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि मैं तो उनके साथ नमल कॉलेज के लिए भी फंड रेजिंग वगैरह में भी काम किया है। हमारे मर्दान में आई थी, मैंने उनको बड़ा डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा काम करने वाली खातून पाया, लेकिन सियासी मैदान में हमने कभी अभी नहीं सोचा और कभी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि खान साहब की वो सिस्टर हैं और उन्होंने फिलैंथ्रोपिक वर्क में अपने आप को प्रूव भी किया है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब के साथ गुज़िश्ता हफ्ते भी आपने भी कहा हम कोई बातचीत कर रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अपना किरदार अदा कर सकें। वो क्या प्रेसिडेंट साहब इस पोजीशन में हैं कि वो कोई इस वक्त किरदार अदा कर सकते हैं जो आपके मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं उनको कुछ बेहतर करने में? देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिक बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो हैं सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल तो है। लेकिन मैंने तो जो बात की वो सियासी बात की है। मैंने तो ये बात की है कि मुल्क का सबसे बड़ा घर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है सबसे बड़ा, तो इस वक्त हमें एक सियासी एक बहुत बड़े एक अजीब तरह का माहौल है, एक बिल्कुल एक लल किसी कैफियत है, या एक तरह से जैसे बिल्कुल एक हंगामी हालात इसको आप कह लें। तो उसमें मैंने तो तजवीज़ यही दी है, उनको रिक्वेस्ट भी की मीडिया के वसातत से ज़ाती तौर पे भी, कि तमाम सियासी जमातों को प्लस एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदार लोग अगर वो वहां पे आए, जिसमें जिम्मेदार उससे मतलब इमरान खान साहब खुद और मियां साहब नवाज शरीफ साहब खुद वो हों, क्योंकि वो डिसीजन मेकर हैं। देखिए जब तक आपके पास प्रीमियर डिसीजन मेकर नहीं बैठेगा, इमरान साहब एक टेबल पे बैठ जाएंगे, इमरान खान साहब क्या उनके साथ एक टेबल पे बैठ जाएंगे? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो खान साहब का फैसला है, लेकिन अगर सदर मुमलिकत पाकिस्तान की खातिर और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के एक नुक्ते पे सबको दावत दें तो खान साहब तो जरूर बैठेंगे। खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से माजी में वैसे वो अपनी जो है वो वफ्त ही भेजते रहे, कहा था कि मैं नहीं माजी में वफ्त जाते रहे ना, हाँ वो डायरेक्ट 1-on-1 तो करने के लिए। मैं देखें अगर तो कोई डील की बात है, वो तो जेल में खान साहब ने कोई डील नहीं तो डील की बात नहीं। इवन जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मेंबर्स का मामला था, उस वक्त आपस में जो है वो नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ जो है वो चैनल नहीं खुला था। बट आखिर में अगर मैं जो सिचुएशन गजा में है, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिक एंड वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस, कि अगर देखें नुक्ता क्या हो, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात करनी है तो खान साहब सबसे बात करेंगे। अगर कोई डील शील की बात है तो वो उनकी तबीयत का आपको वैसे ही पता है, वो डील ना देने वाले आदमी है ना डील लेने वाले आदमी। चलें ये मुझे बताइए कि जो इस वक्त गजा में सिचुएशन है वो उस पर हम सब जो हैं वो बहुत परेशान भी हैं, दिल दुखे में हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि अमली तौर पे आपका क्या ख्याल है कि हम क्या कर सकते हैं? हम रैलीज निकाल सकते हैं, हम इस पे जो है मार्चेस कर सकते हैं, बट अमली तौर पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए 2-3-4 काम हम कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि जब हमारे दौर में अफगानिस्तान का इशू हुआ तो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म खान साहब ने 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे बुलाई। तो सबसे पहला काम तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो निगरान हुकूमत है काकड़ साहब की, अगर वो एक OIC कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुला लें इस इशू पे और वो सरबराही हो, अगर वो मुमकिन नहीं है तो कम से कम फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे हो। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि देखें क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई एक दिन सिर्फ फलस्तीन के लिए पाकिस्तान का और फलस्तीन का झंडा लेके तमाम सियासी क़यादत, सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातें और आप जैसे जर्नलिस्ट जो आप बहुत आप भी एक बहुत बड़ी आवाज, तबान आवाज हैं आप लोग, आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम सब मिलकर पूरे मुल्क में किसी सियासी जमात का झंडा ना हो, पाकिस्तान का और फलस्तीन के झंडे के तहत पूरी पाकिस्तानी कौम निकले, पुरअमन मार्च करे और घर जाए और दुनिया को बताए कि पुरअमन कौम ने एक पुरअमन मार्च किया, अमन फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े। उस दिन फिर कोई PTI नून ना हो, फिर सिर्फ फलस्तीन के लिए हम सब निकलें ताकि उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई यूज ना करे। क्या हम एक कौम के तौर पे अपने फलस्तीनियों के लिए एक दिन निकल सकते हैं? तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, पीसफुल हो और दुनिया को मैसेज। साहब आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट, एक ब्रेक की तरफ मुझे जो है वो जाना है। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान शामिल होंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में आजकल एक बहस जारी है कि सियासी इंतकाम की रविश जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और मुखालफिन पर सियासी बुनियादों पर मुकदमात की रस्म को अब मंतकी अंजाम तक पहुँचकर बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्की सियासत को बहुत नुकसान पहुँचा है। हमारे आज के मेहमान की मिसाल ही ले लें। 12 साल केस भुगता, उम्र कैद की सज़ा मिली और 11 माह जेल में काटी। फैमिली और कारोबार को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और अब उनको इसी केस में बरी किया गया है। PMLN के हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनके साथ हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या फेस किया और आगे जो है वो चीज़ें किस तरह जो हैं वो चलनी चाहिए ताकि ये एक साइकिल जो है वो रिपीट ना हो। अब्बासी साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। अब्बासी साहब, ये बताइए कि पॉलिटिक्स में से पॉलिटिशियंस को बाहर रखने के लिए कभी भैंस चोरी के केसेस, कभी ड्रग्स, कभी असला, कभी मर्डर के केसेस, ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा ना कमज़ोर आदमी, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ लोगों को अपने बचपन की, कि हमारे हम जहाँ रहते थे तो वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बहुत थी, यानी क्रिकेट की ग्राउंड भी थी, हॉकी की भी थी, फुटबॉल की भी थी और एथलेटिक का ट्रैक भी था। तो मुझे तो खेलना कुछ भी नहीं आता होता था, तो मुझे दौड़ने का शौक़ बड़ा था। तो अक्सर लोग मेरे से आगे, तो मैं कहता था या अल्लाह इसको मोच आ जाए ताकि मैं आगे निकल जाऊँ। अच्छा, ये एक नेगेटिव मतलब कि माइंडसेट है। उसके लिए आपको वो लिखा होता है ना बसों के पीछे, मेहनत कर हसद ना कर। जो मैं शिकार हुआ हूँ जी, मैं पहले 302 के झूठे मुकदमे में आया, फिर 6 मेरे पे दहशतगर्दी के मुकदमात बने, फिर मेरे पे ये 9C का मुकदमा बना। मैं पॉलिटिकली जो मेरे अगेंस्ट बंदा इलेक्शन लड़ रहा था या लड़ता था इस शहर से, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता चल जाएगा, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो हमेशा मेरे से कुछ 70 हज़ार वोटों से आ रहा है। ये सारी अटैम्प्ट्स मौसूफ ने की और वही बददुआओं के सूरत में कि ये फलां हो जाए तो मैं इस तरह हो जाऊँ, लेकिन मेरी ज़हन से, मेरे दिलो दिमाग से, एक ज़ुबान से कभी किसी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए बददुआ नहीं निकली, ना निकलेगी। मैं सर फेंका मुझे, और सर फेंकने के बाद जब मैं जीता था 2003 में पहली दफ़ा मैं जीता, सर फेंक के लोगों की खिदमत की। 2008 में तो शाबाशी मिल गया और फिर तो हमने जिसे कहते हैं कि तामीर व तरक्की के मीनार खड़े कर दिए रावलपिंडी के अंदर। मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने 70 हज़ार वोटों से शेख रशीद को हराया है। मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये रविश उस वक्त जन्म लेती है जब आपका पॉलिटिकल अपोनेंट जो है वो वीक पोजीशन पे होता है और वो कोशिश करता है कि मैं इन मुकदमात के ज़रिए, इन तरीक़ाकार के ज़रिए अपने अपोनेंट को दबा सकूँ। अच्छा, मुझ पर जो बीती, ये हमारा इस वक्त निज़ाम अदल जो है उसके लिए भी आपको पता है एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं सबक भी कह सकते हैं, लेकिन आप मेरा एटीट्यूड देखिए डॉक्टर साहब। मुझे 25 साल कैद होती है, 10,000 के करीब गिने हुए लोग बाहर खड़े हैं, मुश्तिल हैं, और वो कोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं, उनके इर्द गिर्द भी आपको पता है दफ़ा इंस्टॉलेशन भी मौजूद हैं, सिविल इंस्टॉलेशन भी मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। मुझे बताएं कोई गमला टूटा, किसी बस को आग लगी, मेरा एटीट्यूड क्या था 25 साल? यहाँ तो 10-10 दिन सजा भुगत के लिए या पकड़े जाने के डर से, खौफ से लोग भाग जाते हैं, अपने घरों की तबाही करते हैं, अपने रिश्तेदारों के घरों की तबाही करते हैं, अपनी गाड़ियों की शीशे तोड़वाते हैं। मेरा एटीट्यूड यही था कि इस निज़ाम ने मुझे सज़ा दी है, यही निज़ाम मुझे रिलीफ देगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि इस निज़ाम के आगे मैं, आपको पता था ये पहिया घूमेगा और किसी वक्त जो है मेरा उसकी वजह डॉक्टर साहब कि मुझे मेरा इनर सेटिस्फाई था ना, मुझे पता था कि यहाँ से मुझे रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली यहाँ से जाना है। और आपने वो मेरी स्पीच भी सुनी होगी, मैंने वहाँ खड़े होकर स्पीच की, वहाँ से मैं निकल गया। मैं एक दिन भी 11 साल में, अल्लाह ताला किसी पे आधे घंटे की आजमाइश ना डालें, मैं सजाए मौत की चक्कियों में रहा हूँ। मेरे बच्चे भी थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, मेरे भाई भी थे, मेरी वाइफ भी थी, सारा कुछ था, सारा कुछ मौजूद था। किसी को चीखते चलाते देखा, किसी को सड़कों पे खड़े होकर रोते देखा। कभी हनीफ अब्बासी के बारे में सुना हो कि उसने कहा हो जी मेरा सेल छोटा है, इसको बड़ा कर दो, मुझे वॉक करने के लिए मुझे फलां चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ें दे दो। नहीं, हमने तो नहीं कहा। हमने जेल की रोटियाँ खाई, हमें कैदी कपड़े पहनाए गए, हमें हथकड़ियाँ लगाई गई, फरमाइश पे हथकड़ियाँ लगाई गई। शायद हथकड़ियाँ लगाने वाले मुझे हथकड़ी नहीं लगाना चाहते थे। मुझे अडयाला जेल से उठा के अटक फरमाइश पे उस वक़्त के वज़ीर आज़म, ये बताना तो ज़रूरी है ना, उस वक़्त के वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अडयाला से उठाकर मुझे अटक जेल के 6x6 के सेल में रखा गया। मेरी बच्ची जो डॉक्टर थी उसको इतना तंग किया गया कि उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, रिज़ाइन देना पड़ा। बेटियों से भी कोई बदला लेता है,
اور جس نے نکالا اس کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اپریشیٹ کیا، یعنی اس کو شاباش دی اس شخص کو۔ پھر میرا بیٹا، اکیلا بیٹا، ایک جیل کے باہر کھڑا ہے، دوسری جیل کے باہر کھڑا ہے، تیسری جیل کے باہر کھڑا ہے، ایک جیل سے اٹھاتے تھے دوسری جیل سے اٹھاتے تھے تیسری جیل، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے میں صدقے جاؤں کہ اتنی استقامت دی، اتنی طاقت دی کہ ہم نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیوں؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میرا یہ تھا نقطہ نظر کہ جس دن ججز اپر کورٹ کے ججز جوڈیشری جو ہے وہ میرے کیس کو سنے گی، اگر سنے ہی نہ کوئی کہے جائے میرے ماموں بیمار تھے، کوئی کہے میرے ابو بیمار ہیں میری باری کے اوپر، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ مجھے پتا تھا کہ جب بھی سنیں گے تو مجھے ریلیف مل جائے گا، اور اس وقت ایک جج صاحبہ نے سنا، ساتھ ان کے دوسرے جج صاحب تھے، مجھے ریلیف ملا، آج پھر ملا۔ لیکن اگر صرف اتنا ریلیف ملتا ڈاکٹر صاحبہ، صرف یہ لکھا جاتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا غلط، تو شاید میری تشفی نہ ہوتی۔ آج اس فیصلے کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون اینکر ہیں آپ اور بڑا تجربہ رکھتی ہیں۔ اس میں یہ جو لکھا ہے نا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، پولیٹیکل وینڈیٹا اور فالس کیس اور ٹوسٹ کر کے یہ بنایا گیا۔ تو ڈان میں آج آپ نے پڑھا بھی ہوگا، پورا ایک آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں نا مجھے عمر قید بھلا دیتی ہیں۔ ایک پولیٹیکل ورکر کا پولیٹیکل ورکر جو ہے نا سر، وہ جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جب نام لیا اور بڑے کرب کے ساتھ نام لیا، غصے میں نہیں کرب کے ساتھ نام لیا کہ بھی اس کو اندر کیا گیا، اور اس کو صرف اندر نہیں کیا، بند نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو سزائے موت کا پروگرام تھا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے ایک تمغہ بن جاتا ہے یہ جو آج کا فیصلہ ہے۔ لیکن میرے وہ جو 11-12 سال ہے نا، اس میں رکا نہیں۔ میں کہوں نا جی میرے کون لٹا کے دے گا، کون واپس لا کے دے گا، اور اس میں بھی آپ کی پارٹی نے بھی آپ کا بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، میں سپورٹ کیا، بہت مہربانی۔ اور اس میں پھر حالانکہ میرے سے شہباز صاحب ناراض ہوتے ہیں اس یہ بات کرنے سے، پرسوں بھی وہ ایک جگہ میں نے بات کی تو انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ بس کرنا یار، مہربانی کر۔ تو میں نے کہا کہ ٹل مائی ڈیتھ یہ ذکر جاری رہے گا کہ جس شخص نے اس دنیا کے اندر میرے بچوں کا ساتھ دیا، میں کئی دفعہ نا میں 25 سال سن کے نہیں آتا، جب اس کا پیار اور اس کے یہ ساتھ مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس نے جس طریقے سے میرے بچوں کو دور دور تک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، دور دور تک میرے باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، کوئی چانسز نہیں تھے۔ میرے بچوں نے جب اس شخص کو فون کیا تو اس نے کہا، میری وائف کو کہا، بہن یہ نیکسٹ ڈیٹ میں بھائی صاحب باہر آ رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو کہا، بیٹا یہ نیکسٹ ڈیٹ میں باہر آ جائیں گے۔ میری بچیوں کو پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ملنا ہے، اس نے اسی وقت کہا بھی آ جائیں۔ لاہور گئے، لاہور یہاں پہ اسمبلی کے اندر جہاں جب وہ کہتے تھے، ایون یہاں تک نہیں، میرے لائرز کو فائنینشلی یا میری جیلوں کے اندر یا میرے مقدمات کا پیچھا اس شخص نے اس طرح کیا ہے جیسے اپنے بیٹے کا بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بیٹے کا انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے ذمہ ڈال دیا ہوگا، کسی لائر کے ذمہ ڈال دیا ہوگا، لیکن میرے حوالے سے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں اور کانوں سے ایسی سنی ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اپنی چیز تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس شخص کے ساتھ یہ میں ڈاکٹر صاحب حلفاً کہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی میں نے کہا یار یہ شخص کیا ہے، حنیف عباسی کے ساتھ زیادتی بتا۔ تو یہ چیزیں ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے حوصلہ بڑھتی ہیں۔ اور میں کون تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے کیا کیا تھا، میں نے شہر کو بنایا تھا نا، بڑے بڑے ہاسپٹلز بنائے، میں نے لوگوں کے لیے میٹرو دی، میری ماں بہن بیٹی سڑکوں پہ کھڑی ہوتی تھی، ہائی ایس سزوکیوں میں بیٹھا کرتی تھی۔ آج رسپیکٹفلی 1,60,000 کے قریب سفر ہوتا ہے صدر سے آپ کا اسلام آباد کے اندر، آپ کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، صفائی۔ آج مجھے اپنا کیمرہ مین بھیجیں اس وقت، آج سنڈے ہے، میرے پنڈی میں آپ کو گاربیج نہیں ملے گا۔ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، بچوں کے اسکول کالجز، کھیل کے میدان، میں تو یہ کام کر رہا تھا۔ میں نے تو کسی کی نہ بھینس چوری کی تھی، نہ کسی کا قتل کیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے، میں اس پہ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتی ہوں، تو بات وہی ہے کہ الیکٹورل پروسیس سے کسی کو باہر رکھنے کے یہ جواز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ جو پہیہ گھومتا جا رہا ہے، سائیکل چلتا جا رہا ہے، یہ کہاں ختم ہوگا؟ جا کے اس پہ میں آپ سے بات کروں گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بھائی صاحب،
सबको याद है कि आपको कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे रात को जो है सारा मसला हुआ, वो एक तारीख का हिस्सा है। कल अगर आपको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा गया था और आज किसी और को रखा जा रहा है, क्या उसको एंडोर्स करेंगे? नो, मैं कभी नहीं करूँगा, मैं ना कभी किया है। अच्छा, थोड़ी सी तफरीक कर लेते हैं। यानी हमारे 16 माह गुजरे, किसी की गाड़ी में हीरोइन नहीं डाली गई, किसी की अद्वियात को हीरोइन नहीं बनाया गया, किसी के कारोबार को बंद नहीं किया गया। ये जो 16 माह भी गुजरे हैं, या हमारे 2013 से लेकर 17 तक का आपका कोई ऐसा वाक़या बताएं कि पीटीआई के किसी शख्स के साथ ज्यादती हुई हो। पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ तो होती रही। वो चलता रहता है, छोटा मोटा चलता रहता है। ऐसे काम नहीं हुए, सजाए मौतों वाले, उम्र कैदों वाले, राना सनाउल्लाह की 15 किलो हीरोइन वाले, ऐसे कारोबार नहीं हुए। बाप को बेटी के सामने गिरफ्तार करना, बाप 25 साल कैद काट रहा हो, बेटी से नौकरी से निकाल देना और उस वक्त वज़ीर आज़म उसको शाबाश दें। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं किसी के मैं कतन बिल्कुल, एक तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, दूसरा मैं किसी के ऊपर ज़्यादती जो है वो बर्दाश्त ना खुद करूँगा ना करने दूंगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी तफरीक कर लें ताकि लोगों को इस वक्त के सिनेरियो पे हम बात कर लें ना। यानी इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। मैं नहीं कहता कि जिस तरह हमें बाहर रखा गया 2018 के, और दूसरों को भी रख लें। अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। अब तो अगर आपने ये वाले काम करने जो मैंने गिनवाए हैं तो मैं किसी को नहीं करने दूंगा। अगर कोई करेगा भी, बेशक मेरे बदतरीन मुखालिफ भी होगा, मैं उसके हक में नहीं होगा। लेकिन अगर आप 9 मई वाले वाक़ये के ऊपर तो करें, हाँ। उस पे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं, उसको तो सभी कंडेम करते हैं, उसपे कोई नहीं। सुन ले मेरी बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, बाकी सारी चीजों में मेरा आपसे इत्तेफाक है। उस पे माफी नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आज आपने उस पे माफी दी ना तो एक प्रेसिडेंट सेट तो ये ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आपके पास ऐसे जत्थे मौजूद हैं, ऐसे जत्थे मौजूद हैं जो किसी वक्त टेक ओवर कर जाएंगे, स्टेट के लिए चैलेंज बन जाएंगे। मैंने फिर मिसाल वही देता हूँ, 25 साल कैद वाले ने तो नहीं कहा कि जाओ जाके आग लगा दो सामने। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जरा इसको क्लियर कर लें, फिर आगे जो आप कहेंगी मैं जिस तरह का सवाल आप करेंगे मैं जवाब दूंगा। सिर्फ मेरा गुजारिश ये है कि ये जो आबियारी की गई है ना, अगर मैं हनीफ अब्बासी अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकता था तो हनीफ अब्बासी को तो चाहिए था पूरी कचहरी को आग लगवा देता। मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। नहीं, ये मुल्क मुझे अजीज़ है ना, ये मुल्क मुझे अजीज़ है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो क्या हुआ, मैंने फिर लोगों की खिदमत करनी शुरू कर दी। इलेक्शन से खिदमत करनी थी। इस पॉइंट पे तो मैं किसी तौर के ऊपर, खातून हो, मर्द हो, बच्चा हो, माफ़ी नहीं है जिन्होंने मेरे शौहदा के मुजस्मों को जलाया, जिन्होंने मेरे जहाज़ को जलाया। ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैं किसी का ना तर्जमान हूँ ना ज़िंदगी में बनूंगा, लेकिन इस मुल्क का तर्जमान हूँ, इस मुल्क पे उन शौहदा का तर्जमान हूँ। मैं प्राउड फील करता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ। बचपन से लेके आज तक मुझे एक एक बंदे का निशान हैदर, निशान जुर्रत याद है। उस पे तो मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे उन शौहदा के नाम पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसके अलावा किसी बंदे को पकड़ के फील्ड से बाहर रखना है, जलसे नहीं करने की इजाज़त मिल रही, आप लोगों को मिल जाती है, पीटीआई को नहीं मिल रही, ये गलत है। देखे ना, सबको दें। अब थोड़ा सा ना एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। सवालिया निशान ये पैदा हो गया है, बहुत सारी बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था, वो बैन है। देखिए ना, एक बुनियाद आप रखते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। अगर आप मियां नवाज शरीफ की स्पीच को सुने, मैं वो सुन रहे होंगे, उनकी बेटी भी सुन रही होंगी, उनके भाई भी सुन रहे होंगे, और भी उनके रिलेटिव, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मैं उनको लीडर मानता हूँ ना, लीडर। मैं अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत बड़ा पीर या उस तरह का तो नहीं मैं उनको कोई रुतबा देता, मुकाम देता। हाँ, उनकी ये जो स्पीच हुई है मीनार पाकिस्तान के ऊपर, एक बड़े बंदे की बड़ी स्पीच थी। इस मुल्क को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ तमाम सियासी जमातों को बैठकर आहमांगी के साथ इस मुल्क को चलाना है। पीटीआई भी शामिल है। लेकिन सुन लेना, मैं फिर वही कहता हूँ ना, अब वो जुर्म इतना बड़ा है, वो क्राइम इतना बड़ा है, इस मुल्क की सालमियत के साथ खेलने का, वो मेरे जमात में से हो या किसी और जमात से, उसके लिए मुझे नहीं समझ आती। और दूसरी बात, अगर 74 साल की उम्र में भी हमने बच्चा ही रहना है, यानी 2003 वाला हनीफ अब्बासी आज भी आपको नजर आ रहा होता तो आप यही समझ लेती कि बस है बेवकूफ़, ये खोता ही है। तो अगर खोते वाला काम बैठ के करना है तो वो बेशक ना किया जाए। बैठ के वो लोग जो संजीदा लोग हैं सियासत के अंदर बर्दाश्त है। डॉक्टर साहब हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमें पता होता है इसने हमें वोट नहीं दिया। वो जब हमारी दहलीज क्रॉस करता है ना जीतने के बाद, खुदा की कसम सबसे पहले उसको गले लगाया जाता है
लेकिन इसमें एक सवाल अगर मेरा, बात ये है कि इसमें तासुर ये मिलता है कि आज फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाए तो उसका जुर्म माफ़ हो जाता है, फयाज़ चौहान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाए तो उसका जुर्म जो है वो माफ़ हो जाता है, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कल की उनकी चीज़ें भूल जाते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो वो डॉक्टर साहब शाख नाजुक पे आशियाना तो ऐसे ही होता है। देखें ना, जब आप मांगे तांगे के लोग लाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हमें भी करनी चाहिए। तो फिर पीटीआई के साथ बात नहीं हो सकती। सुने तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के खजा के पत्तों की तरह गिरने की। नहीं, लेकिन ये भी तो उन्हीं लोगों में से आज आपसे आके बातचीत ये करते हैं, अब एक्सेप्टेबल हो गए हैं ये। कौन? पीपल लाइक फयाज चौहान। नहीं, हमारे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। फारूक हबीब। नो, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे लोग जो वहाँ अपने लीडर के साथ खड़े नहीं हो सके, वो हमारे साथ क्या खड़े होंगे? जैसे वो हमारा पिंडी का है ना जी पेडू, वो क्या गुफ्तगू करता है, वो कहता है मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। आप नवाज शरीफ साहब का पहला दौर निकाल लें 97 वाला जिसमें वजीर था, उसमें वो कहेगा कि मैं खून पसीना गिरेगा नवाज शरीफ साहब का तो मैं खून गिराऊंगा, मैं सैयद मुशर्रफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ठीक है जी, मैं जमाली साहब के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, मरहूम के साथ मैं चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वक्त थोड़ा रह गया, मैं आखिर वाइंड अप कर रहा हूँ। ये जो चट्टानों की तरह खड़े होने वाले लोग हैं ना, ये बहुत बुज़दिल और कमज़ोर लोग होते हैं। जब बुज़दिलों को और कमज़ोरों को आप इकट्ठा करते हैं एक जगह तो उनको भागने में चंद सेकंड लगते हैं। इसलिए जो पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके तमाम लोगों के ऊपर मुसीबतें आई, जेलें सही, बेसमेंटों में रखा गया, तहखानों में रखा गया। बड़ी लीडरशिप में से नवाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहबा हों, शहबाज साहब हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, सलमान रफ़ीक हो, एहसन इकबाल हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, ये सारे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी इनको तो तकलीफ ही कोई नहीं हुई। तो कहने से मुराद ये है, दहशत गर्दों से अगर आपने बात करनी है तो फिर तमाम दहशत गर्दों से करनी होगी। चले, अब एक चीज़ जो हम देखते आ रहे हैं, अगेन वही साइकिल जो है, उसमें ये होता है कि आज आपका केस ख़त्म भी हो गया है ना, तो कल उसमें कोई जिस वक्त हवा बदलेगी तो कोई ऐसा नुक्ता निकाल के उसको दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा। इससे मेरा सवाल है, परसों 3 दिन पहले गालिबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई, 3 साल के बाद वो मीटिंग हुई, उसमें से मज़ाहिर नकवी साहब का नाम रखा गया, जस्टिस जावेद इकबाल, जिनके बारे में खोसा साहब ये कह चुके हैं उनका इदारा जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। वही रिमार्क्स जैसे आपके जो हैं वो आए। अगर ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं होगा तो फिर तो ये साइकिल चलती रहेगी। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि उनको रखा गया, उनको ये खैर जुडिशरी का अपना देखें, उनका अपना निज़ाम है एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, मैं तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। मुझे कैसे पता है कि उनको ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, मैं उनकी ज़ात को, उनके ख़ानदान को एज ए पाकिस्तानी, एज ए फॉर्मर अपना पार्लियामेंटेरियन नहीं, मैं जानता हूँ वो इस पाकिस्तान से भी कमिटेड हैं और इंशाल्लाह उनके पर्सनल मोटिव्स भी नहीं है जो मुझे नहीं नज़र आते, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो मुझे उम्मीद है कि जो काम भी वो करेंगे इंसाफ पे मबनी करेंगे। आपकी पार्टी पे तनकीद आती है कि इलेक्शन, आप जो है इलेक्शन के बारे में आप कुछ कह नहीं रहे। अब अगर कल सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 28 की डेट दे देता है तो आपको लगता है कि तब तक नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो इस दौड़ में वापस आ जाएंगे? देखिए, मेरे केसेस ख़त्म नहीं हुए तो मैं 11-12 साल घर में बैठा रहा, मैं इलेक्शन भी लड़ता रहा, जहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता था फिर भी लोगों की खिदमत करता रहा, जो पार्टी ड्यूटी लगाती रही मैं उस पर अमल करता रहा। मियाँ नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं, वो तो दोनों सूरतों में इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपको उम्मीद है कि 28 से पहले उनके केसेस 28 जनवरी से पहले केसेस खत्म हो जाएंगे? बेगुनाह का केस जितनी जल्दी खत्म हो जाए ना, आप समझे, फिर भी उसकी तशफ़ी नहीं होती। वो ठीक, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी मरतबा, मैंने परसों चौथ भी कहा है लेकिन सब अल्लाह के फजल से कहा है, अपनी कोई किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह के फजल से। मुझे ये सामने पीछे आपकी दीवार पे आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन रहे हैं। Chale, on that note, we'll have to close today's program. Hanif Abbas Saab, it was a pleasure having you here with us. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.